शुरुआत करते हैं कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन से। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 5 राज्यों में इसके मरीज सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस को मिलाकर ओमिक्रॉन के मामले 8 हो गए हैं। कर्नाटक में 2 और दिल्ली गुजरात में 1-1 संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच देश में वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस पर सुबह 11 बजे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक होनी है। ये समय है सावधान रहने का। ये समय है खुद को सुरक्षित रखने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत रहने का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज एक साथ मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटा परिवार कोविड पॉजिटिव था। उनके संपर्क में आए कुल 34 लोगों के सैंपल लिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान सरकार का कहना है कि जितने भी लोग संपर्क में आए हैं सभी के बारे में पता लगाया जा रहा है और सभी को आइसोलेट किया जा रहा है, किन किन के संपर्क में आए और कहां से आए। दरअसल ये जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो वहां पर यह कोरोना टेस्ट करा के आए थे और इन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगा रखे हैं। उसके बावजूद यहां पर आने के बाद यह कोरोना पॉजिटिव निकले। जयपुर के अलावा महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन की दहशत से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 7 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस हो गए हैं। इनमें एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां संक्रमित हुई हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। 7 नए केस में 6 पिंपरी चिंचवाड़ से आए हैं, जबकि 1 केस पुणे से सामने आया है। इसके पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला था। बताया जा रहा है कि विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से तंजानिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNJP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए। 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। दिल्ली से पहले मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे। माइल्ड बुखार था, यानी माइल्ड टेम्परेचर था। ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। आपको बताते हैं कि कब इसकी एंट्री हुई। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 5 केस। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। इसके बाद 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आ गया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि यह मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। अब एहतियात के तौर पर सारे राज्य कदम उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको भी पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में कोरोना के इस वेरिएंट को रोकने का यही जतन है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आज तक ब्यूरो।
WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसीलिए भी बताया था क्योंकि पहले जो वेरिएंट सामने आए थे उनके मुकाबले ये ज्यादा संक्रामक है। लेकिन कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, क्या ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत है, क्या ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है। फोर्टिस एक्सपर्ट्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक अब तक इस वायरस के खतरनाक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कि हम किस बात से डर रहे हैं। ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है, ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी कहूँगा कि इसका एविडेंस हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्तों में हो, बट जिस वायरस का सिर्फ हमें अभी स्ट्रक्चर पता है लेबोरेटरी का और क्लिनिकल स्टेटस हमें साउथ अफ्रीका से पता चल रहा है, तो भयभीत होने की जगह पे प्रिकॉशंस क्यों न ले जो कि हमें रोज लेना चाहिए। वेरिएंट्स आज ये ओमाइक्रॉन है, इसके बाद भी 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और भी वेरिएंट्स आएंगे और फिर हम बैठ के ये वार्तालाप करेंगे। बट हमारे हाथों में ही है आफ्टर ऑल प्रिवेंशन। तो सभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अभी भी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबको अपनाना चाहिए। बेशक ओमिक्रॉन के घातक होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि ये वायरस कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, ये ज्यादा तेजी से फैलता है। ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है इवन डेल्टा से भी। तो अगर हम मान के चलें कि एक आदमी को अभी हुआ है तो 3 को और ये इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, जिस पॉपुलेशन में अगर मिक्स्ड वैक्सीन या इन्फेक्शन है प्रीवियस वैक्सीनेशन से, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका, जहां बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या सिंगल डोज जिनको मिली है, वहां ये वायरस थोड़ा खुली छूट ले सकता है, लोगों में जा सकता है, जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है। तीसरा, वायरस जो था इनिशियली जब साउथ अफ्रीका में जब डॉक्टर टूली ने जिसने ये आइडेंटिफाई किया, उनके हिसाब से ये एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में था और चूंकि वो आदमी की रेजिस्टेंस कम थी, एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो वायरस को बदलने में और स्ट्रांग होने में बहुत समय लग गया। तो ये थोड़ा सा स्टर्डी वायरस है और इसके अंदर इतने म्यूटेशंस हो गए हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए ये वायरस हो सकता है हमारे टेस्ट या हमारी वैक्सीन्स को भी प्रभावित कर सकता है। ये सारी अभी एप्रीहेंशन है। वायरस के लिए सूडो वायरस बनाया जा रहा है, इसका वो सूडो वायरस जो है उसके खिलाफ टेस्टिंग हो रही है, तो ये डर है कि ये वैक्सीन्स को भी इवेड कर सकता है। इसलिए हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। तो एक्सपर्ट से आपने जाना कि ये कितना संक्रामक है, कितनी तेजी से फैल सकता है और इसकी रफ्तार को धीमा करने के लिए मास्क और वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। आज 6 दिसंबर है, यानी अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी का दिन। वैसे तो हर साल आज के दिन यूपी में चौकसी बढ़ जाती है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए इस बार अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में भी कड़ी पहरेदारी है। जिस राम मंदिर के लिए अयोध्या से लेकर देश भर में आंदोलन चला, 3 दशक बाद उस मंदिर का सपना बहुत तेजी से साकार हो रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर वाले अध्याय की स्याही आज भी फीकी नहीं पड़ रही। वैसे तो हर साल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के दिन पुलिस और सुरक्षा बल चौकस रहते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल के चलते चौकसी और भी ज्यादा है। फिक्र सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि मथुरा में भी है। 6 दिसंबर के नाम पर किसी तरह का तनाव न बनने पाए, इसलिए इन दोनों धार्मिक शहरों में आने जाने वालों की कड़ाई से जांच पड़ताल की जा रही है। उपद्रवियों के हौसले पहले ही पस्त हो जाएं, इस मकसद से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां राम और कृष्ण जन्मभूमि के हर छोर पर कदम ताल भी कर रही हैं। इस संबंध में एक BC DGP के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं
कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। 6 दिसंबर की तारीख की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पीएसी की 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां भी निगरानी कर रही हैं। साथ ही यूपी के सभी जिलों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के तीनों प्रमुख धार्मिक शहरों अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है। तीनों जगहों पर पुलिस प्रशासन ने धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें की हैं। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील रहा है। हम लोग रूटीन चेकिंग भी कराते रहते हैं। कमांडो की हमारी जो पूरी टीम, पुरानी टीम थी, वो चेंज होकर नई टीम आई थी, तो उनको भी पूरा रूट दिखाना, पूरे सेंसिटिव पॉइंट दिखाना, इसको लेकर और साथ में हमारी जो रूटीन फोर्स लगी रहती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारी चेकिंग हो रही है। सुरक्षा जो हमारी थी उसको एक्टिवेट कर दी गई और साथ में एटीएस की जो नई टीम आई है उसको हमें सारे पॉइंट्स दिखाए गए कि हमारे संबंधित जो पॉइंट्स हैं। चुनावी माहौल में राम के साथ साथ कृष्ण के नाम पर भी उबाल है। कुछ हिंदू संगठनों ने आज के दिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई ऐसी कोशिश भी न करे। द मैसेज इज वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम, इसकी अनुमति ना तो दी गई है ना दी जाएगी। एंड एनीबडी हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द पीस या कोई ऐसी भड़काऊ बात करता है, अराजकता फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या मामले पर तो पर्दा गिर चुका है, लेकिन नेताओं के चुनावी बयान बता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नए मोर्चे खुलने को तैयार हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और मथुरा से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और यूपी की सियासत की अब बात कर लेते हैं। यूपी का सियासी पारा कल अचानक चढ़ गया। चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने की कोशिश में पुलिस से भिड़ गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। उधर लखनऊ में पुलिस वालों का गुस्सा उन अभ्यर्थियों पर फूटा जो नौकरी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कैंडिडेट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हंगामा बरपा है। वर्दीधारी अफसर का सर फोड़ देने की कोशिशें हो रही हैं। नारेबाजी हो रही है। लाठियों के चटकने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये चंदौली की तस्वीर है। गौर से देखिए कैसे पुलिस वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ता पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में वो पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। हंगामा इस कदर हुआ कि सकलडीहा के एसपी विधायक प्रभु नारायण यादव ने डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ हाथापाई पर उतर आए। डिप्टी एसपी के सिर में अपने सिर से टक्कर भी मारी। दरअसल एसपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को सीएम की सभा स्थल की तरफ जाने से रोका तो बवाल शुरू हो गया। मूव कर रहे थे और पुलिस ने बोला था कि आप शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन वहीं पे खड़े होकर दे दीजिए। उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया, मूवमेंट किया गया, तो पुलिस को रोकने की उनको कार्रवाई करनी थी, तो पुलिस ने अपनी फोर्स लगाते उनको रोका गया कि आप आगे मूव मत करिए। तो उसमें जो भी चीज हुई है उसकी जांच भी कराई जाएगी। उसमें जो विधिक कार्रवाई करनी है, जिनके द्वारा शरारत की है, उसकी तरफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कार्यक्रम लगाने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी करी है? बिल्कुल, जो भी मतलब जो इसमें शांति को जिसने भी भंग किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी ऐसे प्रोग्राम के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहता है, उनकी खुद की सिक्योरिटी बहुत हाई पे रहती है। तो ऐसे कोई भी जिसके द्वारा भी बदमाशी की गई उस पर कार्रवाई होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ से भी हंगामे की तस्वीरें आई। यहाँ नौकरी की मांग करने वाले शिक्षकों पर पुलिस की लाठियां बरसी। हुआ ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कैंडिडेट कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कैंडिडेट आरोप लगा रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 22 से 23,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग की कुल 18,598 सीटें थीं, लेकिन उन्हें केवल 2,637 सीटों पर ही भर्ती दी गई। इस बात का विरोध था, मगर पुलिस से कैंडिडेट की ठन गई और उसके बाद जो हुआ वो सामने है।
इधर लाठीचार्ज हुआ तो सियासत भी सर पर दौड़ी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी अभ्यर्थियों से मिले और यूपी सरकार पर हमला बोला। टॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब इस लाठीचार्ज पर सियासत गर्म है क्योंकि यूपी में चुनाव है और तनाव ही तनाव है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। और ये तस्वीरें कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। अभी चुनाव में वक्त है और इसी वक्त से ही अभी से ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तनाव ही तनाव। आगे बढ़ते और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के ताबड़तोड़ दौरे पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला तो कल बारी कांग्रेस की थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू दिल्ली के सीएम को अपने अंदाज में जवाब देने उनके घर के बाहर पहुंच गए। केजरीवाल के घर के बाहर संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन में पहुंचकर सिद्धू ने सियासी पारा चढ़ा दिया। संविदा शिक्षकों के प्रदर्शन में पहुंचे सिद्धू ने न सिर्फ केजरीवाल पर हमला बोला बल्कि पंजाब में केजरीवाल की एक-एक घोषणा का पूरा हिसाब किताब किया। 1,10,000 करोड़ तुमने अनाउंस कर दिया। पंजाब का बजट है 72,000 करोड़, उसमें से 67,000 करोड़ तनख्वाहों में और कर्जे में चला जाता है, तो बचा क्या? कद्दू दोगे कहां से? और वहां आके झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हम जी रेते में से निकाल के देंगे। रेते में से आज 300 करोड़ आ रहा है। जो पॉलिसी मैंने बनाई थी, ये कहते हैं ना नकली केजरीवाल, मैं कहता हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं वहां। मेरी फोटो स्टैट पे खड़े होके ना मेरी पॉलिसियां नकल करके आगे बोलते हैं वहां। इनको ये नहीं पता कि पंजाब में अगले 2-3 साल में 2 से 3,000 करोड़ से ज्यादा रेते में से नहीं आ सकता। क्या करेगा ये? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसलिए मैं यहां इनके गढ़ में इनकी माया गिराने आया हूं। ये सम्मोहिनी माया चलेगी नहीं, ना पंजाब में चलने दूंगा ना यहां चलने दूंगा। सिद्धू साहब के साथ खड़ा था, सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। एक बार फिर से यूपी की बात कर लेते हैं। एक तरफ अयोध्या और मथुरा में कड़ी पहरेदारी है, यूपी में सड़क पर संग्राम मचा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अजीबोगरीब बयान सामने आया। मायावती का कहना है कि सड़क पर उतरने की नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? सियासी खबरों के बाद अब बात नागालैंड की करते हैं। नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत से जबरदस्त आक्रोश है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। वहीं टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। अब चाहे इसे गलती कहे या नजर का धोखा, लेकिन 14 मौतों ने शांत नागालैंड को आग की लपटों में झुलसा दिया है। हम आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो आपको नहीं दिखाना, उस हिस्से को धुंधला कर दिया गया है, और जो दिखाना है वो दिखाया जा रहा है। धुंधली तस्वीरों के पीछे सफेद ट्रक में पड़ी 6 आम नागरिकों की लाशें तह पर तह लगाकर रखी गई हैं। ये सभी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गए। इस हादसे के बाद तो नागालैंड के लोगों का गुस्सा हर उस चीज पर फूटा जो इस गलती से जुड़ा था। लोगों की चीख में आंसुओं का सैलाब और आक्रोश का तूफान था। इसमें एक चिंगारी थी जिसमें पहले सुरक्षा बलों की गाड़ियां झुलस गई। जो सामान यहाँ वहाँ पड़ा था उसे भी कुरेद कुरेद कर देखा गया ये किसका है, और फिर तोड़ दिया। उन आवाजों पर ध्यान दीजिए जो इस करुण क्रंदन के बीच सुनाई दे रही है। तोड़फोड़, गोलियां, क्योंकि इस हंगामे में जब लोगों का गुस्सा सुरक्षा बलों पर फूटा, फिर गोलियां चली तो 8 और लोग मारे गए।
दरअसल हुआ यूं था कि शनिवार शाम 4 बजे तक कुछ कोयला खदान में काम करने वाले 6 युवक घर नहीं लौटे तो गांव के लोग उन्हें ढूंढने गए। लोगों ने देखा कि एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में गांव वाले वहां जमा हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई जिसमें कुछ और लोगों की जानें चली गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिया रियो ने इस घटना पर दुख जताया और जनता से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट किया, घटना की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। घटना के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया, नागालैंड की वोटिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी दुखी हूँ। राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की जांच करेगी ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विद्रोही समझकर की गई फायरिंग में आम नागरिकों की मौत हुई। इसी वजह से हंगामा हुआ। इस दुखद घटना पर असम राइफल्स का भी बयान आया है। असम राइफल्स के मुताबिक विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वस्त खुफिया जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर ऑपरेशन की तैयारी की गई थी। घटना और उसके बाद के परिणामों पर हमें खेद है। दुर्घटना में हुई मौतों की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। नागालैंड में हुई हिंसा की चिंगारी सदन में दिखाई देगी, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। इंद्रजीत के साथ आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन किया गया है जो जांच कर रही है और साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। दोनों नेताओं की बैठक में करीब 10 समझौतों पर दस्तखत होने हैं। सबसे ज्यादा जिस बात पर नजर रहेगी वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई और AK-203 राइफल के मेक इन इंडिया का समझौता। In Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than 2 new friends. 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत और रूस के रिश्तों का सार इन चंद शब्दों में बयान किया था। आज व्लादिमीर पुतिन भारत की ही सरजमी से पुरानी दोस्ती का यही जज्बा जताएंगे। आज दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे। रूस और भारत के संबंधों में हथियार सौदों की बड़ी अहमियत है। दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति में रूस दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। आज की मुलाकात का भी सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हथियारों की डील ही है। पहला आकर्षण है मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। दोनों देशों के बीच इसका सौदा पहले ही तय हो चुका है। आज की बैठक में इसकी डिलीवरी की औपचारिकताओं पर मुहर लगेगी। दूसरा आकर्षण होगा AK-203 राइफल, जिसके सौदे पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। रूस के साथ पीएम मोदी आज करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल की डील करेंगे। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। शुरुआती 70,000 राइफल के पुर्जे रूस में बने होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बाकी की राइफल 10 सालों में भारत में ही बनाई जाएंगी। हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पुतिन भारत में कम ही वक्त बिताएंगे। इस साल वो सिर्फ दूसरी बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते नेताओं की यात्राएं या तो रद्द हो रही हैं या तारीखें बदली जा रही हैं। ऐसे वक्त में पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है कि दोनों देशों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता साझा बयान भी जारी करेंगे। इस पर भी दुनिया भर की निगाह होगी। Well, number one could expect a very sizable, a formidable
political document statement, really formidable. It would cover the whole gamut of our ties, beginning with the global dimension of it, like United Nations, reviving commitment to the central role of this organization in global affairs, then regional issues, Afghanistan included. Naturally, this is a matter of our common concern. चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ भी रूस की गहरी होती नजदीकियों को लेकर भारत में कुछ वक्त से लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन का आज का दौरा दोस्ती के पुराने दौर को ताजा हवा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। नजर इस पर बनी हुई है, आगे भी इससे जुड़े अपडेट्स आपको देंगे। 9 बज गए का सफर बिना ब्रेक के लगातार जारी है। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।